अपना प्रीवियस वीडियो किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गया, हम उसी में चल रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो जो 4.5 मिनट का था, उसी के संदर्भ में आप आगे सुने। बात चल रही थी आय की। तो आय में सबसे पहले सम्मिलित करते हैं वेतन, सैलरी, जो कि समय के अनुसार प्राप्त की जाती है। और उसमें चाहे वेतन सरकारी सेवा से प्राप्त हो, निजी क्षेत्र से प्राप्त हो, अर्ध सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हो, प्रत्येक प्रकार की स्थिति को वेतन माना गया है। व्हाट्सअप जब कोई एक व्यक्ति कोई काम करके और अपने मालिक, जिसे हम आयकर में नियोक्ता शब्द से मानते पढ़ते हैं, अगर आपको अपने मालिक या नियोक्ता से कार्य के बदले समय अनुसार, जैसे प्रत्येक माह या प्राइवेट सेक्टर में है तो किसी पैकेज के माध्यम से अगर कोई धनराशि आपको प्राप्त होती है तो उसे वेतन कहा जाता है। वेतन में यहाँ मजदूरी को भी सम्मिलित किया जाता है। मजदूरी का मतलब है कि वह व्यक्ति जो काम करता है और आवर्स, घंटे के अनुसार या दिन के अनुसार, डेली वेजेस के अनुसार या दिन के अनुसार कोई धनराशि प्राप्त करेगा कार्य के बदले अपने ऑनर से, तो उसे मजदूरी कहेंगे। वेतन में मजदूरी को भी सम्मिलित किया जाता है। अगला इसमें आता है मकान संपत्ति से आय। कोई व्यक्ति मकान संपत्ति से भी आय प्राप्त कर सकता है। आपका मकान होना चाहिए और आप अपना मकान किराए पर दें, तो किराएदार, जिसे टेनेंट कहा जाता है, अगर आप किराएदार से कोई धनराशि प्राप्त करते हैं तो उसे मकान किराए की आय कहा जाता है। यह मकान किराए की आय भी आयकर में कर योग्य होती है। तीसरी आय आती है व्यापार से आय। यदि एक व्यक्ति कोई व्यापारिक संस्था खोलकर और उस वस्तु को के क्रय विक्रय का कार्य करे, परचेज और सेल का काम करे, और बदले में जो आय होगी लाभ हानि खाता बनाकर और शुद्ध लाभ के रूप में जो आय होगी उस नेट प्रॉफिट पे उसे आयकर देना होगा। चौथी इनकम आती है प्रोफेशनल इनकम। जैसे कोई डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, वकील, तो ये सभी अपनी विशेष योग्यता के आधार पर जो भी आय कमाएंगे या जो भी अर्निंग्स होंगी, वह अर्निंग्स प्रोफेशनल इनकम मानी जाती है। पांचवी आती है पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन। आपके पास कोई संपत्ति है, जैसे कोई मकान है, आपने मकान को बेच दिया और उस मकान को बेचने से आपको कोई लाभ हुआ। जैसे आपने कोई संपत्ति खरीदी 50 लाख में और आपने उसे 2 साल रखकर और 55 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख रुपए जो होगा वो पूंजीगत लाभ होगा। संपत्तियों के रूप में आप कोई फ्लैट बेच सकते हैं, मकान बेच सकते हैं, खाली प्लॉट बेच सकते हैं, कृषि भूमि बेच सकते हैं, आपको दुकान बेच सकते हैं, ज्वेलरी, जो ज्वेलरी है उसको बेच सकते हैं, कोई ऑर्नामेंट्स, कोई कीमती पत्थर बेच सकते हैं, जिसे डायमंड भी कहते हैं, कीमती पत्थर, तो कोई कीमती पत्थर बेच सकते हैं। इसके अलावा कोई आपका अधिकार हो सकता है, टेनेंसी राइट्स, लूमार्स, या आपका कोई चिन्ह हो सकता है जिसको बेचने से आपको कोई आय प्राप्त हो। तो यह संपत्ति बेचने से जो प्रत्येक प्रकार की आय होगी वो कैपिटल गेन के रूप में मानी जाती है। संपत्ति कम समय के लिए रखी गई है तो उसे अल्पकालीन पूंजीगत लाभ कहेंगे, और संपत्ति यदि अधिक समय के लिए रखी गई है तो उसे दीर्घकालीन पूंजीगत लाभों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। पूंजीगत आय में जब भी आपको कोई पूंजीगत प्राप्ति होती है और उसे आप री इन्वेस्ट करते हैं, तो री इन्वेस्ट करके आप टैक्स से बच सकते हैं। जितनी उस संपत्ति के बेचने से आपको सेल से जो पैसा प्राप्त होगा, उस धनराशि को आप विनियोग कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, तो इन्वेस्ट करने से आप टैक्स से बच सकते हैं। तो चौथे प्रकार की आय हो गई आपकी पूंजीगत आय। छठे आती है अदर इनकम्स। आयकर में जो छठा जो
पार्ट है अदर इनकम, उस अदर इनकम में बहुत सारी इनकम्स आती हैं। जैसे हम लेंगे कोई भी शर्त या इनकम, आपने कोई शर्त लगाई और शर्त आप जीत गए, तो आपको जो भी धनराशि प्राप्त होगी वह अदर इनकम की श्रेणी में आएगी और कर योग्य होगी। आपने कोई जुआ खेला और जुआ खेलकर आपने अगर आपने कोई जुआ खेला और जुआ खेलकर अगर आपने कोई आय प्राप्त करी है, तो जुए की इनकम भी कर योग्य होंगी। गैम्बलिंग, जुआ। इसके अलावा आप मान लीजिए कि आप कोई एजेंट हैं, आप देखते हैं जैसे LIC के एजेंट होते हैं, आपके ट्रेवल एजेंसी में एजेंट्स होते हैं। तो एजेंट संबंधी कोई भी सुविधा का काम हो या एजेंट का कोई भी वस्तु विनिमय का काम हो, मतलब गुड सप्लाई का काम हो या सर्विस देने का काम हो, तो एजेंटों को जो भी आय प्राप्त होगी, खास करके हम LIC एजेंट का एक एग्जांपल ले सकते हैं। LIC एजेंट्स या लॉटरी टिकट के एजेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे एजेंटों की जो आय होती है वो अदर इनकम में सम्मिलित की जाती है और कर योग्य होती है। अदर इनकम में हम FDs को भी लेते हैं, बचत खाते का ब्याज, FD का ब्याज, पोस्ट ऑफिस की जमाओं पर ब्याज। पोस्ट ऑफिस में कई जमाएं ऐसे होती हैं जो कर मुक्त हैं, कुमुलेटिव डिपॉजिट फंड्स हैं 7 ईयर 10 ईयरली। ऐसी कुछ स्कीम्स अगर उन्हें हम छोड़ दें तो पोस्ट ऑफिस की जमाओं का ब्याज, ये सब भी कर योग्य होता है और अदर आय की कैटेगरी में सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा आप अदर इनकम ले सकते हैं डिविडेंड। आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और शेयर्स पर आपको जो लाभ प्राप्त होगा, उस लाभ के हिस्से को हम डिविडेंड कहेंगे। यह डिविडेंड भी आपके कर योग्य होता है। इसके अलावा पिन मनी, यदि आपका कोई जीवन साथी है, आपने पैसा कमाया और आप पैसा कमाकर अपनी पत्नी को देते हैं और पत्नी उस घर खर्च में से कुछ पैसा बचा लेती है, आपको बताएगी नहीं, चोरी छिपे कुछ पैसा अगर आपकी पत्नी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर ले आटे के डब्बे में, और वो जितना पैसा इकट्ठा कर लेगी वो सब पैसा कहलाएगा पिन मनी। यह जो पिन मनी होती है, यह पिन मनी अगर कहीं विनियोग की जाए आगे, तो ये कर योग्य होती है। इसके अलावा आती है वर्ग पहली। अखबारों में आती है वर्ग पहली, लोग बढ़ते हैं क्रॉस पजल्स राइट से लेफ्ट। तो आपकी कोई क्रॉस पजल की इनकम हो सकती है, ताश की इनकम हो सकती है, लॉटरी की इनकम हो सकती है, जुए की इनकम हो सकती है, ये सब भी कर योग्य होती है। प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका कंपनी के लिए महत्व है और कंपनी ने आपका बीमा करवा लिया। अगर आपको कुछ भी होता है तो कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी से यानी बीमा कंपनी से कुछ धनराशि प्राप्त होगी और यह जो धनराशि प्राप्त होगी इसे हम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कहेंगे और इस पॉलिसी से कंपनी को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। मतलब ये कुल मिला के की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा है ये कंपनी की आय का हिस्सा माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी उपहार की इनकम हो कर योग्य है। उपहार की इनकम भी कर योग्य होती है। और एक आता है आय का मोड। कई बार ऐसा होता है कि आय आपने अर्जित नहीं करी लेकिन वो आय किसी वजह से आपकी तरफ ट्रांसफर हो गई और आप उसके प्राप्त करता हो गए, तो उसका टैक्स भी आप ही को चुकाना होता है। आय की अगर हम बात करते हैं तो अब आय में तो अन्य कोई भी आय और भी शामिल कर सकते हैं, सब इनकम है। मूल्य वृद्धि को आय नहीं माना गया है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का रहने का मकान है और उसकी अगर वैल्यू बढ़ती जाती है तो वो इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि मूल्य वृद्धि आय का हिस्सा नहीं है।
अगला आता है एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। कृषि आय को आय का हिस्सा नहीं माना गया है, कृषि आय कर मुक्त मानी गई है। धर्मार्था, गौशाला आदि के संबंधित प्राप्तियां आय नहीं मानी गई है। तो कुल मिला के मुख्य रूप से आय जो होती है, कुल मिला के मुख्य रूप से जो आय होती है वो आय के 5 हिस्से होते हैं। वेतन से आय, मकान से आय, व्यवसाय से आय, पूंजी से आय और अन्य आय, ऐसे 5 हिस्से माने गए हैं। अगला आता है सकल कुल आय किसे कहा गया है। मैंने आपको जितने भी इनकम्स बताई है, अगर इन सब इनकम्स को मिला दिया जाए, टोटल कर दिया जाए, तो इनका टोटल यानी कुल योग सकल कुल आय होती है, ग्रॉस टोटल इनकम होती है। इस ग्रॉस टोटल इनकम्स में से हम जो भी घटाएंगे, छूट है, खर्चे हैं या कोई विनियोग है, वो घटा दें, तो घटाने के बाद शेष जो बचेगा, उस शेष प्राप्त राशि को कुल आय कहा जाता है, टोटल इनकम कहा जाता है। अगला बिंदु आता है मेरे पास में कृषि आय। कृषि आय का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो जमीन पर हल चलाकर कुछ उगाता हो, हल चला के जो व्यक्ति उस जमीन पे जो भी उगाएगा और उससे जो आय होगी, उसे कृषि आय माना गया है। कृषि आय के लिए 2 कार्य मुख्य हैं, हल चलना चाहिए और बीज की बुआई होनी चाहिए, तो उसे कृषि आय मानेंगे। कृषि आय भारत में करमुक्त मानी गई है। कृषि आय तभी करमुक्त होगी जब कृषि भूमि भारत में स्थित हो, उसका उपयोग कृषि कार्य के लिए हो रहा हो और उस पर मुख्य रूप से बुआई का और जुताई का और बीज बोने का काम हो रहा हो। उसके बाद में आता है कृषि आय के प्रकार। भूमि से प्राप्त कराया, मान लीजिए कि गांव में आपके भाई की भी जमीन है और आपकी भी जमीन है, आपने अपने भाई को अपनी जमीन बटाई पे दे दी पार्टनरशिप में कि भाई आपकी जमीन पे वही खेती कर ले और जो भी इसमें अनाज या कोई भी ग्रोइंग होगी, तो उस ग्रोइंग का 25% 30% आपका होगा, बाकी उसका होगा। तो वो आप जो 30% ऐसी आय कमाएंगे, वह भी करमुक्त होगी, कृषि आय मानी जाएगी। कृषि भूमि पर कृषि कार्य से प्राप्त होने वाली आय भी करमुक्त होती है, लेकिन इसमें पशुओं से दूध की आय करमुक्त नहीं है, डेयरी बिजनेस करमुक्त नहीं है इसमें। मतलब किसान जो गाय भैंस से जो दूध इकट्ठा करता है और उसे जो डेयरी में बेचेगा, वह करमुक्त नहीं है। उस जमीन में जो उगाएगा वो करमुक्त है। भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय बनाने योग्य की जाने वाली क्रियाएं भी आपकी करमुक्त मानी जाती हैं। अब अगला बिंदु आता है गैर कृषि आय। अभी मैंने कहा कि कृषि आय वही करमुक्त है जहां हल चल के आप बीज डाल के कुछ उगाएं। अगर आपने हल नहीं चलाया और आपने उस कृषि भूमि का अन्य कोई उपयोग किया, तो फिर वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। आपने अपनी कृषि भूमि पर पशु मेला लगवा दिया, तो पशु मेले से होने वाली आय एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती है। कई बार हम हल नहीं चलाते और तालाब के पानी में कुछ सिंघाड़ा उगा लें, या आपकी खाली जमीन पर अपने आप ही कुछ पेड़ पौधे उग जाएं, उन्हें आप काट के बेच दें, तो ये कृषि आय नहीं मानी जाएगी, कर योग्य होगी। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं, अंडे बेचते हैं, मुर्गियां बेचते हैं, चिकन, तो उससे होने वाली आय भी करमुक्त नहीं है। पशुपालन, अगर आप गाय भैंस के दूध की इनकम करते हैं, डेयरी की इनकम करते हैं, तो वह भी करमुक्त नहीं होगी। खान, जैसे मार्बल खान, कोयले खान, खान संबंधी कार्य भी कृषि की श्रेणी में नहीं आता है। अगर आपके पास मान लीजिए 5 जमीनें हैं, आपने कृषि भूमि की सार संभाल के लिए या रख रखाव के लिए किसी मैनेजर की नियुक्ति करी है, तो उस मैनेजर को होने वाली आय भी करमुक्त नहीं होगी।
अगर ईंट का भट्टा है, कली का भट्टा है, जहाँ आप ईंटों का निर्माण करते हैं, कली का निर्माण करते हैं, तो वह भी कर मुक्त नहीं है। तालाब में अगर आप कोई सिंघाड़े उगाएंगे या कोई नमक का उत्पादन करेंगे झील में, खारे पानी में, तो यह भी कृषि आय नहीं मानी जाएगी। ये जितने मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, ये सब कृषि आय नहीं है। कृषि आय वही कर मुक्त होती है जहां आप कृषि भूमि पर हल चलाकर, बीज डालकर कुछ उगाएं, वही कृषि भूमि या कृषि आय कर मुक्त होगी। धन्यवाद।